हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने होब्स के प्राकृतिक अधिकार एवं प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया था। तो आइए अब हम इसी क्रम में होब्स का सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति को अध्ययन करते हैं। होब्स राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, प्राकृतिक संस्था नहीं। अर्थात होब्स राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, अरस्तु के भांति उसे प्राकृतिक संस्था नहीं मानता। राज्य एक समझौते का परिणाम है। अर्थात होब्स कहता है कि राज्य एक समझौते का परिणाम है, अर्थात व्यक्ति ने व्यक्ति के साथ समझौता किया है जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई है। होब्स के मतानुसार राज्य एक सामाजिक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। होब्स कहता है कि राज्य एक सामाजिक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है, अर्थात समाज में एक समझौता होता है व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच, उसके फलस्वरूप राज्य अस्तित्व में आता है। राज्य की स्थापना का वर्णन अपनी पुस्तक लेवियाथन के 18वें अध्याय में करता है। अर्थात होब्स राज्य की स्थापना का वर्णन अपनी पुस्तक लेवियाथन के 18वें अध्याय में करता है। एक राज्य की स्थापना तब होती है, होब्स कहता है कि एक राज्य की स्थापना तब होती है जब प्राकृतिक अराजकता से भयभीत होकर अनेक व्यक्ति एक दूसरे से यह समझौता करते हैं कि समस्त व्यक्ति उस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के कार्यों को अपना कार्य समझेंगे जिसे उनके अधिकांश भाग ने अपना प्रतिनिधि चुना है। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि मनुष्य शांतिपूर्वक और सुरक्षित रहें। होब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में जब अराजकता और भय का वातावरण था, तब व्यक्तियों ने एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर के एक समझौता करते हैं कि समस्त व्यक्ति उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के कार्यों को अपना समझेंगे, अर्थात अब दूसरे जो कार्य कर रहे हैं उसे भी अपना समझेंगे जिसे उनके अधिकांश भाग ने अपना प्रतिनिधि चुना है। अर्थात उस व्यक्ति के कार्य को अपना कार्य समझेंगे जिनको अधिकांश जनता ने या अधिकांश लोगों ने चुना है। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि मनुष्य शांतिपूर्वक और सुरक्षित रहें। अर्थात व्यक्ति और व्यक्तियों के साथ जो समझौता हुआ है, इस समझौते का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति शांतिपूर्वक और सुरक्षित रह सके। इस प्रकार यह समझौता आपसी रजामंदी से कुछ बढ़कर है। अर्थात यह समझौता आपसी रजामंदी से कुछ बढ़कर है। यह समस्त व्यक्तियों का वास्तविक इकाई में एकीकरण है। यह समस्त व्यक्तियों का एक वास्तविक इकाई में एकीकरण है जिसकी सिद्धि प्रत्येक के समझौते के द्वारा हुई है। अर्थात इसका निर्माण प्रत्येक व्यक्ति के समझौते के द्वारा हुई है। यह समझौता इस प्रकार हुआ है, मानो प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से यह कहा हो। अर्थात मानो प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से यह कहा हो कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार और शक्ति इस शर्त पर सौंपता हूँ कि तुम भी अपने इस अधिकार को इसी तरह समर्पित कर दो। अर्थात मैं स्वयं के शासन करने का अधिकार उस व्यक्ति को इसलिए सौंपता हूँ या समर्पित करता हूँ कि आप भी मेरे अनुसार ही या इसी प्रकार शासन करने की शक्ति दूसरे को समर्पित कर दें। इस तरह सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में ही संयुक्त हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार दूसरे व्यक्ति को अपनी शक्ति और अधिकार सौंप देता है, तो इस प्रकार सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है। इसे राज्य या लैटिन भाषा में सिविटास कहते हैं। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सिविटास। अर्थात कई बार नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि होब्स ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो वो है शब्द सिविटास। होब्स के अनुसार यही उस महान लेवियाथन या देवता का जन्म है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति तथा सुरक्षा निर्भर है। अर्थात होब्स के अनुसार यही उस महान लेवियाथन या देवता का जन्म है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति तथा सुरक्षा निर्भर है। होब्स का सामाजिक समझौता व्यक्ति का व्यक्ति के साथ हुआ है, अर्थात शासक और व्यक्ति के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। अर्थात यह एक सामाजिक समझौता है जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हुआ है।
व्यक्तियों और शासक के बीच कोई भी समझौता नहीं हुआ है। इस प्रकार हॉब्स एक ही समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण होना बताता है, जबकि लोक दो समझौतों की बात करता है। लोक ये बताता है कि दो समझौतों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन हॉब्स एक ही समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति करता है, जो जनता और जनता के बीच में हुआ है, शासक के बीच में नहीं। इस प्रकार व्यक्तियों ने जिस व्यक्ति को अपने प्राकृतिक अधिकार सौंपे उसे प्रभुसत्ता प्राप्त होती है। अर्थात जब व्यक्तियों ने जिस व्यक्ति को अपने प्राकृतिक अधिकार सौंपे हैं उस व्यक्ति को प्रभुसत्ता प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह शासक स्थापित होता है और समर्पण करने वाले उसकी प्रजा हो गए। अर्थात जिन व्यक्तियों ने अधिकार अपने सौंपे दूसरों को, वो सौंपने वाले व्यक्ति प्रजा हो गए। संप्रभु के अधिकार असीमित हैं। हॉब्स के संप्रभु के अधिकार असीमित हैं। हॉब्स का मत था कि प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो जाती है। अर्थात हॉब्स का कहना है कि प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो जाती है। हॉब्स लेवियाथन में शासक को असीमित अधिकार प्रदान करता है। हॉब्स है अपने ग्रंथ लेवियाथन में शासक को, राजा को असीमित अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि शासक समझौते में जनता को कोई वचन नहीं देता है। अर्थात जो जनता और शासक के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, इस प्रकार शासक ने जनता को कोई भी वचन नहीं दिया है। फलस्वरूप जनता को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अगर जनता शासक अत्याचारी हो जाए, अब वचनबद्ध भंग करने वाला हो जाए, जनता पर अत्याचार करने लग जाए या जनता की सुरक्षा न करे, किसी भी प्रकार का कार्य करे, लेकिन शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार जनता को नहीं है। शासन के विरुद्ध जानने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना था। हॉब्स कहता है कि अगर जनता शासक का विरोध करती है या शासक के विरुद्ध जाती है तो इसका अभिप्राय है कि प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना था, जो हो नहीं सकता क्योंकि प्राकृतिक अवस्था ज़्यादा असहनीय थी, नारकीय स्थिति थी, मत्स्य न्याय की स्थिति थी, इसलिए जनता प्राकृतिक अवस्था में पुनः लौटना नहीं चाहती। अतः ऐसा नहीं हो सकता। अतः उसकी सत्ता और इच्छा अंतिम है। इस प्रकार राजा की जो सत्ता और इच्छा अंतिम होती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण जनता का नहीं होता। समझौते की विशेषताएं। हॉब्स के समझौते की निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है समझौता एक साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार है। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है वो एक साथ ही सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है, क्योंकि व्यक्ति ने व्यक्ति के साथ एक सामाजिक समझौता किया और उस सामाजिक समझौते के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार एक ही समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है और समाज की भी, इसलिए यह समझौता सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार का है। दूसरी विशेषता है यह सामाजिक समझौता है, सरकारी समझौता नहीं। हॉब्स ने जो समझौते की बात की है वो एक सामाजिक समझौता है, सरकारी समझौता नहीं, क्योंकि शासक और जनता के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समझौता हुआ है। अर्थात यह व्यक्तियों के बीच समझौता है, न कि शासक व व्यक्तियों के बीच कोई समझौता नहीं है। इस प्रकार यह एक सामाजिक समझौता है, सरकारी समझौता नहीं। तीसरी विशेषता है शासक की शक्ति असीमित है। हॉब्स अपने शासक को असीमित शक्ति प्राप्त करता है। वो जनता के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है, जनता के साथ अत्याचार कर सकता है, लेकिन जनता उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती और न ही उसके विरुद्ध बोल सकती है। अगली विशेषता है राज्य में नागरिकों को कोई अधिकार नहीं। हॉब्स अपने समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकार शासक को सौंप देता है। इस प्रकार नागरिकों के पास कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता है, अर्थात उनके पास में आत्मरक्षा का अधिकार भी नहीं बचता है, अर्थात वे शासक के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। अगली विशेषता है समझौते से केवल एक संप्रभु की स्थापना हुई है, अर्थात समझौते के द्वारा एक ही शासक या संप्रभु की स्थापना होती है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो अथवा व्यक्तियों की सभा। अतः संप्रभुता अविभाज्य है, अर्थात दो शासक नहीं हो सकती, अर्थात संप्रभुता का हॉब्स के राज्य में विभाजन नहीं हो सकता। इस प्रकार संप्रभुता अविभाज्य है। अगली विशेषता है प्रभुसत्ता ही विधियों का स्रोत है। हॉब्स कहता है कि प्रभुसत्ता ही विधियों का स्रोत है।
अर्थात राजा की आज्ञा आदेश ही कानून है, अर्थात विधि व नियम शासक के आदेश हैं। अर्थात जो कानून है या नियम है वे राजा के आदेश हैं। इसके अलावा और किसी संस्था को कानून या नीति निर्माण का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।